हेलो स्टूडेंट। आप सभी बच्चों का जो है कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पूरी तरीके से समझ चुके हैं, उनके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। और आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिक बेसिक चीजें हैं इसमें, बेसिक बेसिक पॉइंट्स है जिनको आपको समझते हुए आगे चलना है और समझ के इनके एप्लीकेशंस को यूज करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए पहले समझते हैं कि व्हाट आर लाइंस। लाइंस क्या होती हैं? लाइंस के बारे में पहले हम जानते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में लाइन के बारे में पढ़ा होगा, लाइन की डेफिनेशन पढ़ी होगी। बट यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कि लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि लाइन की पहली जो प्रॉपर्टी होती है, पहली बात ये है कि लाइन जो होता है वो कोलिनियर पॉइंट, स्ट्रेट लाइन में जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं उनका एक कॉम्बिनेशन होता है। लाइन क्या होती है? तो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स मींस क्या होता है बेटा? कोलिनियर पॉइंट्स मींस क्या होता है? ऐसे पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन में शो किए जाते हैं, जैसे लाइक दिस। इसको हम इस पे बताते हैं आपको। तो जो कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स जो कि स्ट्रेट लाइन में होते हैं, इनको मीटअप करते हुए जो एक लाइन ड्रॉ की जाती है, इसको हम ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंपल सी बात है। उसके बाद इसके बारे में हम और जानेंगे कि जो लाइन होती है, लाइन को हम लोग बोथ एंड से, ए और बी दोनों तरफ से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको बी की तरफ से आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, इसको ए की तरफ से पीछे की ओर बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। इसकी कोई भी एक लिमिटेड लेंथ नहीं होती है, इसकी इनडिफिनिट लेंथ होती है। इसको कभी भी इसकी लेंथ को मेजर नहीं किया जा सकता है। ये एरो हमें क्या बताते हैं? ये एरो हमें बताते हैं कि हम किसी भी लाइन को बैकवर्ड डायरेक्शन में इनफाइनाइट लेंथ तक बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे बढ़ा सकते हैं और इसको हम लोग आगे की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। एरो हमको यही बताता है। इसके बाद हम लोग इसको शो कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई अल्फाबेट मैंने स्मॉल एम ले लिया, स्मॉल एम से हम इस लाइन को भी शो कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि स्मॉल एम ही ले, हम लोग यहाँ पर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल एल, बेसिकली हम लोग ज्यादातर स्मॉल एल का यूज करते हैं। स्मॉल एल का यूज करते हैं और उसको लिखते किस तरीके से हैं? हम लोग लिखते हैं बेटा इसको इस तरीके से, लाइन या एल इक्वल टू ए बी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ए बी और एल दोनों नेम है। ए बी और एल दोनों नेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं लाइन एल और लाइन ए बी, ये बोल सकते हैं हम लोग, लाइन एल और लाइन ए बी। ए बी रिप्रेजेंटेशन है लाइन का। सिंपल सी बात है, इसमें बहुत कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि लाइंस की और क्या प्रॉपर्टीज होती है। देखिए लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये वन डायमेंशनल होती है। कैसी होती है? वन डायमेंशनल होती है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो आपका मान लेते हैं कि इसकी हाइट होती है, हाइट जैसे आपने 3D डायमेंशन फिगर पढ़ेंगे, 3D जो आपके फिगर्स हैं उसमें देखिए तीन चीजें आ जाती है। पहली चीज क्या आती है आपकी? पहली चीज आती है लेंथ, दूसरी चीज आती है ब्रेथ, और तीसरी चीज क्या आती है बेटा आपकी? तीसरी चीज क्या आ जाती है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेकिन यहाँ लाइन में क्या देखा जाएगा? लाइन में देखा जाएगा कि यहाँ पर जो आपकी हाइट है वो नेग्लिजिबल है, बिल्कुल नाक के बराबर है, और यहाँ जो ब्रेथ है, जो विड्थ है, वो भी नाक के बराबर है। केवल यहाँ पर क्या हमको दिखाई दे रहा है? केवल यहाँ पर हमको इसकी लेंथ दिखाई दे रही है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो लाइन होती है हमारी, ये वन डायमेंशनल फिगर है। कैसा फिगर है बेटा? वन डायमेंशनल फिगर है। लाइन हमारी वन डायमेंशनल होती है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज बेटा इसमें क्या कह सकते हैं? दूसरी चीज क्या कह सकते हैं कि इसे हम लोग हमेशा किस पे ड्रॉ करते हैं? इसे हमेशा हम लोग एक प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। इसको हमेशा हम लोग एक प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। दूसरी चीज बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो उसकी प्रॉपर्टी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कह सकते हैं कि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। इसीलिए हम लोग लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, लाइन को बैकवर्ड भी एक्सटेंड करते हैं। लाइन बढ़ती जाती है, इसको आप जितना चाहो आप लंबा को ड्रॉ कर सकते हो। तो लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते, लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज में हम क्या कह सकते हैं कि एंड पॉइंट तो भाई लाइन के नहीं, लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। जब एंड पॉइंट नहीं है तो इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है, मतलब इसकी लेंथ क्या है? नॉट मेजरेबल है। इसकी लेंथ कैसी है? नॉट मेजरेबल है। इसका मतलब क्या है? इसकी लेंथ हम क्या बोलेंगे? इनडेफिनिट लेंथ होती है। कैसी लेंथ होती है बेटा? इनडेफिनिट लेंथ होती है। इसकी लेंथ होती है इनडेफिनिट।
ठीक है, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, इनडेफिनिट लेंथ होती है। ठीक है, तो पहले जो इसकी दो इंपॉर्टेंट जो इसकी आपकी प्रॉपर्टीज आ गई, पहले क्या आ गई बेटा, पहले ये आ गई कि इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होंगे, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होंगे। दूसरी चीज क्या आ गई बेटा कि इसकी जो लेंथ होगी वो कैसी होगी, इंडेफिनिट होगी। तीसरी चीज क्या बताइए बेटा कि जो लाइन होगी वो कैसी होगी, वन डायमेंशनल फिगर है। लाइन कैसा फिगर है, वन डायमेंशनल फिगर है। इसे हमेशा किस पे ड्रॉ करते हैं हम लोग, इसे हमेशा हम लोग एक प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। किस पे ड्रॉ करते हैं बेटा, हमेशा एक प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। तो ये तो सिंपल से लाइन की बातें होगी। ठीक है, अब लाइन के बाद हम लोग समझेंगे व्हाट इज रे, रे क्या है, उसके बाद समझेंगे लाइन सेगमेंट क्या होता है, क्योंकि ये बेसिक चीजें इनको समझना बहुत जरूरी है। चलिए सभी लोग बच्चे हेडिंग डालेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, देखिए लाइन सेगमेंट कुछ भी नहीं है। लाइन सेगमेंट जो होता है वो आपका लाइन का ही एक पार्ट है। क्या है बेटा, लाइन का ही एक पार्ट है। जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ए एंड बी, लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ कर ली ए एंड बी। क्लियर है बेटा, लाइन क्या है, लाइन में ड्रॉ कर ली ए एंड बी। ठीक है, अच्छा एक और चीज बताना लाइन के बारे में, जो लाइन होती है वो इनफाइनाइट पॉइंट, लाइन पर क्या होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट लाई करते हैं। लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट लाई करते हैं। वो सारे पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, सारे पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए। ओके, तो अब लाइन सेगमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है, बेसिकली लाइन सेगमेंट जो है लाइन का ही एक पार्ट होता है। जैसे आप इधर देखिए, जैसे मैंने जो है यहां से एक क्या किया कि एक पार्ट कट कर लिया, एक पार्ट कट कर लिया जिसका नाम है पी एंड क्यू। देखिए लाइन में से मैंने क्या पार्ट, एक पार्ट कट किया पी एंड क्यू, और इस पी एंड क्यू को मैंने बाहर शो किया, पी एंड क्यू। ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा, ये लाइन कहलाएगी। क्लियर है, अब देखो बेटा, जब मैंने यहां से लाइन से पी और क्यू पार्ट को कट करके बाहर नीचे इसको शो किया, तो इसमें देखो बेटा क्या निकल के आया, इसमें हमें इसके दो एंड पॉइंट मिल गए। इसमें हमें क्या मिले, दो एंड पॉइंट मिल गए। तो हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट है टू एंड पॉइंट। पहली चीज क्या, लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। क्लियर है, जो लाइन सेगमेंट होता है उसके हमेशा दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। इतना क्लियर है। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं रे की तरफ। लेकिन रे पर चलने से पहले हम लोग एक प्रॉपर्टी और जान लेंगे, क्योंकि जब हम इसको एक्सटेंड कर ही नहीं सकते हैं, इसके दो एंड पॉइंट हमको मिल गए हैं, तो इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इसकी लेंथ को क्या बोलेंगे, डेफिनिट लेंथ, डेफिनिट लेंथ बोलेंगे। तो लाइन सेगमेंट की लेंथ कैसी होती है, डेफिनिट। लेकिन लाइन की लेंथ कैसी होती है, इनडेफिनिट। लाइन में लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट पाए जाते हैं, बट लाइन में नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट। क्लियर है। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग रे को समझते हैं। रे, देखिए बेसिकली क्या है, रे, रे की स्टार्टिंग जो होती है किसी एक इनिशियल पॉइंट से शुरू होती है और एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक जाती है, बट वो पॉइंट हमें पता नहीं होता है। मतलब इसका एक पॉइंट हमें पता होता है बट दूसरा पॉइंट हमें पता नहीं होता है। क्लियर है, रे पर हमेशा एक एंड पॉइंट होगा बट दूसरा पॉइंट हमारे पास नहीं होगा। दूसरे पॉइंट की तरफ हम इसको एक्सटेंड तक बढ़ा सकते हैं, दूसरी तरफ इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। इस पर हमारा एक एंड पॉइंट होगा और इसमें लेंथ को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं बढ़ा पाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं बढ़ा पाएंगे।
इसकी भी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी दो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसमें एक एंड पॉइंट होगा, इसमें एक एंड पॉइंट होगा। दूसरी चीज, इसमें दो एंड पॉइंट नहीं होंगे बेटा, दो एंड पॉइंट नहीं होंगे, केवल एक एंड पॉइंट होगा। और इसकी लेंथ कैसी होगी? इसकी लेंथ होगी इनडेफिनिट। सर इनडेफिनिट कैसे हो जाएगी? इसमें तो एक एंड पॉइंट मिल गया बेटा, एक एंड पॉइंट मिल गया, बिल्कुल सही बात है। हम बैक साइड की लेंथ को मेजर नहीं कर सकते, बट फ्रंट साइड की या फॉरवर्ड डायरेक्शन की लेंथ को मेजर नहीं कर पाएंगे। बैकवर्ड डायरेक्शन में हम लोग लेंथ को बढ़ा ही सकते हैं, बट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग लेंथ को बढ़ा तो सकते हैं, बट मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ होगी इनडेफिनिट। क्लियर हो गया? तो इसकी दो मेन प्रॉपर्टीज क्या निकल के आई? देखी, रे की दो मेन प्रॉपर्टी ये निकल के आई कि रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। क्लियर? सेकेंड इज रे हैज इनडेफिनिट लेंथ, रे हैज इनडेफिनिट लेंथ। तो देखिए बेटा, हमने तीन चीजें पढ़ी। पहले लाइन पढ़ी, लाइन की मेन दो प्रॉपर्टी बेटा क्या थी? पहली प्रॉपर्टी ये थी कि लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन हैज नो एंड पॉइंट। दूसरी प्रॉपर्टी लाइन की क्या थी बेटा? दूसरी प्रॉपर्टी लाइन की क्या थी? कि लाइन हैज इनडेफिनिट लेंथ, लाइन हैज इनडेफिनिट लेंथ। ओके, उसके बाद हम सेकंड में क्या पढ़ा था बेटा? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या था? लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट था, और लाइन का जो पार्ट था, जब हमने पार्ट कट करके उसको बाहर शो किया था बेटा, बाहर शो किया था, तो उसमें मैंने क्या दिखाया था कि उसके दो एंड पॉइंट आ गए थे, उसके दो एंड पॉइंट आ गए थे। तो लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट एंड डेफिनिट लेंथ, एंड दिस इज अ रे, रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट एंड इट हैज इनडेफिनिट लेंथ। क्लियर? ओके, चलिए, तो आपका लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट क्लियर हो गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइन के बारे में, टाइप्स ऑफ लाइन। सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे साथ में, टाइप ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन। तो बच्चा हम लोग एक एक लाइन की टाइप को समझते हुए चलेंगे। पहली जो लाइन है आपकी, आपने पढ़ी है वर्टिकल लाइन। ओके, सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन, थर्ड थर्ड स्लैंट लाइन, स्लैंट लाइन, फोर्थ कर्व्ड लाइन, कर्व लाइन। ये बेसिक चार लाइंस होती हैं, फोर लाइंस हैं, टाइप्स ऑफ लाइंस हैं, इनके बारे में हमें जानना जरूरी है। वर्टिकल लाइन बहुत ही सिंपल है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया था, तो उसमें मैंने वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन मीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जिक्र किया था। वही आपकी वर्टिकल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर? स्लैंट लाइन, बेटा स्लैंट लाइन जो होती है वो ना वर्टिकल होती है प्रॉपरली और ना प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल होती है, वो आपकी तिरछी लाइन होती है। इसको हम स्लैंट बोलते, तिरछी लाइन होती है बिल्कुल। आप इसको ऐसे देखो, ये देखो बेटा, ये है स्लैंट लाइन। ओके, ये है स्लैंट लाइन। और कर्व लाइन आप सभी को पता है, कर्व लाइन कुछ इस तरीके की आती है, या फिर कर्व लाइन। तो यहाँ पे चार बेसिक जो लाइन आपको मैंने बताई, कौन कौन सी बताई बेटा? पहला वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लैंट लाइन एंड कर्व लाइन। इतना आपको क्लियर हो गया? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट, चैप्टर को आगे प्रोसीड करने के लिए पहले हम लोग को बेसिक टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग इनको समझ लेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर है ना? ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग हेडिंग डालते हैं एंगल। एंगल्स, बेटा एंगल क्या होता है? तो आप ध्यान से समझना एंगल क्या होता है। ठीक बेटा, अब ध्यान से इसको समझो बेटा। देखो यहां पर बेटा बेसिकली जो एंगल होते हैं वो दो रे से मिलकर बनते हैं।
किससे मिलकर बनते हैं? जो एंगल है, एंगल से जो आर्म से जो पूरा एंगल फॉर्म हो रहा है वो टू रेज से मिलकर बन रहा है। दो रेज है बेटा। देखो ये एक एंड पॉइंट तो हमको मिल गया, एक एंड पॉइंट हमको मिल गया। इससे आगे देखो बेटा ये लाइन जा रही है, ये लाइन आगे बढ़ रही है और इधर बेटा क्या लगा हुआ है? एरो, मतलब इसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। सिमिलरली बेटा देखो यहां पर एक क्या है? एंड पॉइंट है, इसको देखो बेटा हम आगे ले जा रहे हैं और यहाँ पे एरो लगा हुआ, मतलब इसको भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। दोनों लाइंस एक्सटेंड हो सकती है ना बेटा? ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहां पर एंड पॉइंट हो गया, ये एक्सटेंड दोनों आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि इस रे को बेस मानकर, इस रे को क्या कर रहे हैं? बेस मानकर अगर ये इसको ऊपर की तरफ बेटा, इसको ऊपर की तरफ उठाया जाए या सिमिलरली नीचे डाउनवर्ड की तरफ, डाउनवर्ड डाउनवर्ड क्लॉकवाइज नीचे घुमाया जाए, कुछ इस तरह बेटा देखो, डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ओके, इसको मैंने मान लिया बेस, इस रे को मैंने बेस मान लिया और यहां से रे को मैंने क्या किया? अपवर्ड डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज सम डिस्टेंस ऊपर कवर किया, या फिर कह सकते हैं बेस को मैंने नीचे साइड नीचे साइड डायरेक्शन में मैंने क्या किया? कुछ डिस्टेंस कवर किया। ये देखो बेटा, तो जो इनके बीच का गैप है, जो इनके बीच का गैप, यहां पर गैप फॉर्म हो रहा है बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये सब प्रीवियस क्लास की चीजें हैं, बस एक बार रिकॉल आपको कराई जा रही हैं। अब देखो बेटा यहां पर जो ओ ए है, ओ ए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिकली ये है तो रे। क्या बोलेंगे बेटा? बेसिकली ये है तो रे। ठीक है, लेकिन इसका एक नेम होता है। ओ ए को हम एक आर्म भी बोल सकते हैं, आर्म्स। ठीक है, ये एंगल की आर्म्स है। कैसे आर्म बेटा? इसका नाम होता है टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म। ओके, और जो बेटा आपके नीचे दिख रही है, हम इसको बोल सकते हैं बेटा, ये ओसी जो लिखा हुआ है, ओसी भी अभी क्या हो जाएगी? टर्मिनल आर्म है। ठीक है, बट जो बेस है हमारा ओबी, यही से रे मैंने क्या की थी? डाउनवर्ड ले गए थे नीचे, या फिर हम अपवर्ड ले गए थे, ये हमारा बेस था। तो जो बेस वाली रे है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इनिशियल रे। ये इनिशियल रे है बेटा आपकी, और ये कौन सी है? टर्मिनल। इनिशियल रे और इनिशियल आर्म दोनों कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया? टर्मिनल, टर्मिनल इनिशियल आर्म। ओके, अब ये देखो बेटा, जो आपका बेस है और जो आपकी जो आर्म है, ये वाली आर्म और ये वाली आर्म, मतलब कह सकते हैं इनिशियल आर्म और कौन सी आर्म है आपकी? इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म। ये दोनों जिस पॉइंट पे मिल जाती हैं, जिस पॉइंट पर मिल जाती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्लियर? एंगल का हमेशा एक कॉमन पॉइंट होता है, एंगल में एक कॉमन पॉइंट होता है जिससे हमारी दो रे फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करते हैं। क्लियर हो गया इतना? तो ये आपका था एंगल। अब एंगल्स के बारे में और आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे साथ में डालेंगे टाइप्स ऑफ, हेडिंग डालिए सभी बच्चे, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स। साथ ही साथ एंगल के साथ ही साथ हम लोग रेंज भी देखेंगे कि एंगल्स की कौन कौन से रेंज है, कहां से कहां तक एंगल वेरी करता है। ओके, तो पहला एंगल 0 डिग्री एंगल, नेक्स्ट acute angle, next one obtuse angle, sorry, right angle, obtuse angle, straight line angle, पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं, इसके आगे फिर और एंगल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले आ रहा था 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल। मान लो बेटा ये एक आपका बेस है, ए बी एक रे है मान लो बेटा। ठीक है, ये रे ना बैक अपवर्ड और ना डाउनवर्ड कहीं मूव नहीं कर रही है, ये रे यहीं पर है, बेस पर ही है,
बेस पर एक रे बेटा और आप लटका सकते हो, समझने के लिए आप लटका सकते हो, ऐसे समझो बेटा, ए बी, ये एक है रे, इस पर एक दूसरी रे है जो मूव करेगी एंगल्स फॉर्म करने के लिए, एसी। अब ये एसी देखो बेटा ऊपर और डाउनवर्ड मूव नहीं कर रही है, एसी जो है वो ए बी पर ही लाई कर रही है, एसी ए बी पर ही लाई कर रही है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब दो लाइन को इंसिडेंट हो जाए, जब दो लाइन को इंसिडेंट हो जाए, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, दो लाइन को इंसिडेंट हो जाए, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो उनमें कोई भी एंगल फॉर्म नहीं होता है। और जब कोई भी एंगल फॉर्म नहीं होगा तो वहां पर कैसा एंगल होगा, 0 डिग्री एंगल होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे देखो बेटा, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी बेटा, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0, ये 0 तक ही रहता है। ओके, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बेटा क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिन्हें जब हम शो करें तो उनकी जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री से ज्यादा होगी, मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो इसकी आप रेंज लिखें, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से ज्यादा, कौन ज्यादा होगा, मोर देन कौन होगा, एक्यूट एंगल, बट 90 से कम, ये इसकी रेंज होगी। ओके, राइट एंगल, राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री पर फॉर्म होता है, इसकी रेंज एग्जैक्ट क्या होगी, 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल, अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा 90 से ज्यादा फॉर्म होता है, 90 से ज्यादा फॉर्म होता है, मोर देन 90, बट मोर देन 90 से ज्यादा फॉर्म होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री जो होगी उससे कम। तो अब यहां पे रेंज क्या लिखेंगे इसकी, ऑब्ट्यूज एंगल, ओके, 180 डिग्री। क्लियर है? रेंज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, कौन सा एंगल कहां तक वैरी कर सकता है। इसके बाद स्ट्रेट लाइन एंगल, सिंपल सभी बच्चों को पता होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। इतना क्लियर है? बिल्कुल सर, इतना क्लियर है। ओके, इसके आगे कुछ और एंगल्स हैं, उनको देखते हैं। स्ट्रेट लाइन एंगल के बाद जो हमारा अगला एंगल आता है उसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल है बेटा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं बेटा, जो 360 और 180 के बीच में फॉर्म किए जाते हैं, मतलब ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 180 से ज्यादा होगी, रिफ्लेक्स एंगल। आर फॉर रिफ्लेक्स, ए फॉर एंगल, 180 से मोर होगी बट 360 से लेस होगी। क्लियर? क्लियर है सर, ओके। इसके बाद अगला देख लेते हैं हम लोग, होल एंगल, होल एंगल और कंप्लीट एंगल। होल एंगल या फिर हम बोल सकते हैं कंप्लीट एंगल, इसकी रेंज क्या होगी बेटा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो ये आपके हैं टाइप्स ऑफ एंगल। ओके, इसमें भी कुछ और एंगल्स भी आते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। तो पहले इसको आप जल्दी से नोट कर लो बच्चा। इसके बाद एक टर्म आता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सभी लोग, सभी बच्चे हमारे साथ हेडिंग डालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री, और एक बेटा होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स, सर इनका क्या मतलब है? बहुत सिंपल है बेटा, कोई भी दो एंगल, पहले हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कोई भी दो एंगल, कितने एंगल बेटा, दो एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका सम हमेशा कितना हो, 90 हो, ऐसे दो एंगल जिनका सम हमेशा कितना हो, 90 हो, वो दोनों एंगल कैसे कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ओके, जैसे हम इसमें आप लिख सकते हैं, आप इसको याद रखने के लिए
एक फॉर्म इस तरीके से लिख सकते हैं, मान लिया, लेट कर लिया, एक एंगल है आपका एंगल ए एंड सेकंड इज एंगल बी। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बोलता है, कहता है कि जो दो एंगल हैं उनका सम 90 होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं कैसे बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। तो दो ऐसे एंगल जिनका सम है, दो ऐसे एंगल जिनका सम है 90 डिग्री, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। क्लियर है, ओके। इसके बाद आता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका सम, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होना चाहिए बेटा, 180 डिग्री। इसको आप सभी लोग नोट करेंगे। फिर से यहां लेट कर लेते हैं बेटा, लेट वन एंगल इज एंगल सी एंड अनदर एंगल इज एंगल डी। If angle C or angle D are supplementary angles, then we can say that angle C plus angle D is equal to 180 degree. Clear? So supplementary angle, sum of two angles 180 degree and complementary angle, sum of two angles is equal to 90 degree. इतना क्लियर है, बिल्कुल ओके। जल्दी इसको नोट डाउन करें सभी लोग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म्स पर चलते हैं। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल ये कौन सा एंगल होते हैं बेटा, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? तो देखो बेटा, इसको हम लोग फिगर से समझेंगे, इसको हम लोग फिगर से समझेंगे। देखो बेटा, देखो बेटा, यहां पर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। इस फिगर में आप देखो बेटा, दो एंगल फॉर्म हो, ठीक है, एंगल वन एंड एंगल टू। दीज टू एंगल आर एडजेसेंट एंगल। ये सर आपने कैसे बोल दिया कि एंगल वन और एंगल टू एडजेसेंट एंगल हो गए? तो देखो बेटा, एडजेसेंट एंगल की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहचान क्या होती है, कि दोनों एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं इनकी एक कॉमन साइड होगी, इनकी एक कॉमन साइड होगी। सर कौन सी कॉमन साइड है सर इसमें? बेटा इसमें जो कॉमन साइड है वो कौन सी बेटा, आपकी ओसी। ये देखो बेटा, ये ओसी जो साइड है ये कॉमन साइड है। ओसी साइड एंगल सी ओ बी और एंगल सी ओ ए, दोनों एंगल्स की कॉमन साइड है। क्लियर हो गया? तो ऐसे दो एंगल जिनकी एक कॉमन साइड हो और एक कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन साइड हो और कॉमन वर्टेक्स हो, तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। इसी पर हम एक क्वेश्चन और पूछेंगे, एक क्वेश्चन और हम आपको बताएंगे, समझिए कैसे। इसको और अच्छे से समझते हैं एडजेसेंट एंगल को। हाँ बेटा, ये बना हुआ है आपके सामने फिगर। क्लियर है? यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, यहाँ पर जितनी भी रे हैं, जितने भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, उन सभी का एक कॉमन वर्टेक्स भी है, एक कॉमन वर्टेक्स भी है। क्या यहाँ पर सारे एंगल, जितने भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल वन, जितने भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये सारे क्या एक दूसरे रिस्पेक्ट में एडजेसेंट एंगल होंगे या नहीं होंगे? अगर हम आपसे ये पूछें एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, angle 1 and angle 2, sorry, angle 1 and angle 2 are adjacent angles or not?
क्या यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है? तो जो मैंने आपको दो प्रॉपर्टी बताई, पहले आप वो चेक करेंगे कि हाँ सर यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 इनका जो एक कॉमन साइड तो इन दोनों के पास है, कॉमन साइड तो इनके पास है सर, और साथ में इनका एक कॉमन वर्टेक्स भी है। हाँ सर एंगल 1 और एंगल 2 तो हमारे एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। बिल्कुल सही है बेटा, एंगल 1 और एंगल 2 हमारे एडजेसेंट एंगल होंगे। बट अगर हम एंगल 2 को हटाकर यहां पर एंगल 3 रख दें, यहां पर एंगल 3 रख दे, और अब हम पूछें क्या एंगल 1 और एंगल 3 क्या ये आपके एडजेसेंट एंगल होंगे, क्या ये आपके एडजेसेंट एंगल होंगे? तो आप फिर से प्रॉपर्टी चेक करोगे कि दो एडजेसेंट एंगल, उनके बीच में तो एक कॉमन साइड होती है, बट यहां तो 3 और 1 के बीच में तो कॉमन साइड तो हमको दिख ही नहीं रही है, कॉमन साइड तो हमको मिल ही नहीं रही है। इसका मतलब सर एंगल 1 और एंगल 3 तो हमारे एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। क्लियर हो रहा है ना? तो अगर हम यहां से देखें कि कौन कौन से एंगल एडजेसेंट हैं और कौन कौन से नहीं है, तो बेटा देखो सबसे पहले यहां पर आपका जो एंगल 1 है और एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 ये कैसे हो जाएंगे बेटा? एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 3, देखो बेटा एंगल 2 एंड एंगल 3 इन दोनों का एक कॉमन साइड है, इन दोनों के पास एक कॉमन साइड है एंगल 2 एंगल 3 के पास, और इनका कॉमन वर्टेक्स भी है। इसका मतलब ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे? ये दोनों एंगल भी एडजेसेंट हो जाएंगे। अगर हम देखें एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3, तो इन दोनों के पास कॉमन वर्टेक्स तो सर है, कॉमन वर्टेक्स तो है, लेकिन इनके पास कॉमन साइड नहीं है सर, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएंगे। क्लियर हो गया? एडजेसेंट एंगल का मतलब जिनके पास एक ऐसे दो एंगल जिनके पास क्या हो, एक कॉमन साइड हो और एक कॉमन वर्टेक्स हो, वो दोनों एंगल आपस में क्या कहलाएंगे? वो दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। बहुत बढ़िया, दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एंगल जो है सभी लोग लिखेंगे बेटा हमारे साथ, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल, ओके, इसको हम लोग फिगर से समझेंगे सबसे पहले बेटा। लीनियर पेयर एंगल, ठीक बेटा, तो बेटा लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जो एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होते हैं, ऐसे एंगल्स जो एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। और उन सभी एंगल्स का सम कितना होता है? उन सभी एंगल्स, इट मींस उन सभी लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। ओके, क्या सर यहां पर तीन ही एंगल बनेंगे? नहीं बेटा, यहां पर कितने भी एंगल फॉर्म हो सकते हैं, यहां पर कितने भी एंगल फॉर्म हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारे एडजेसेंट हो। देखो बेटा यहां 1 और 2 तो एडजेसेंट है, 1 और 2 तो एडजेसेंट है, 2 और 3 भी एडजेसेंट है, बट 1 और 3 एडजेसेंट नहीं है। बट ये अगर पूछा जाए इन तीनों एंगल्स में ऐसा क्या मेन चीज है, तीनों एंगल में ऐसा क्या कॉमन है, तो तीनों एंगल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर एंगल कहलाएंगे। और इनका सम कितना होगा बेटा? एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, इनका सम कितना होगा? इनका सम हमेशा होगा 180, क्योंकि ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? इसका यूज कैसे होगा सर? इसका यूज कैसे होगा? इसका यूज हम आपको क्वेश्चन में तो बताएंगे ही, बट सिंपल आप यहां देख लो। सपोज कर लो बेटा, लेट कर लो कि आपको एंगल 3 की वैल्यू दे दी जाती है 30 डिग्री। सपोज कर लो एंगल 1 की वैल्यू आपको दे दी जाती है 40 डिग्री, और पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 2। अब अगर आपको लीनियर पेयर एंगल्स का कंसेप्ट नहीं पता है, आपको एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप एंगल 2 की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है? ओके, तो ये आपको यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट इसका आपको मिल गया, लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं। क्लियर है? चलिए इसके आगे चलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, सभी बच्चे साथ में डालेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, तो पहले हम समझेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। तो देखिए बेटा, जब दो लाइन एक दूसरे को दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं बेटा, कट करती हैं किसी एक पॉइंट पे कट कर देती हैं, इंटरसेक्ट कर देती हैं, कट कर देती हैं, तो वो दोनों लाइनें क्या कहलाती हैं बेटा, वो दोनों लाइनें क्या कहलाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। वो दोनों लाइनें क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। जैसे बेटा आप यहां देखो, लाइन ए बी, क्लियर, लाइन सी डी, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, क्लियर। अब देखो बेटा ये दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन है, और दोनों लाइन देखो बेटा एक पॉइंट पर एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्या कर रही है बेटा, एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसलिए इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, क्लियर, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। और जो बेटा ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्लियर हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्लियर हो गया है। अब चलते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल पर। बेटा देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहां पर फॉर्म होते हैं, जहां पर देखो बेटा दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं। देखो बेटा कैसे, देखो बेटा यहां पे दो लाइन है ए बी एंड सी डी, दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओके। अब देखो बेटा यहां पर फोर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, हम इनके नेम को लेट कर लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। यहां पे देखो बेटा चार एंगल फॉर्म हो रहा है, 1 2 3 4। अब सर इसमें कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट है, अपोजिट मतलब होता है एक दूसरे के सामने, जैसे हम यहां खड़े हैं, हमारे सामने, हमारे अपोजिट में कौन है, हमारे अपोजिट में कौन है, 1 के अपोजिट में कौन है, ठीक है। तो जो अपोजिट मतलब आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने जो खड़े हैं वो एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट होंगे। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा हमेशा इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं इसका भी प्रूफ हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले अब यहां जानिए कि यहां पर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। सर क्या मतलब हुआ इसका, तो देखो बेटा इसका मतलब हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एक दूसरे के सामने है कि नहीं है। सर क्यों आपने कह दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, बिकॉज these angles are vertically opposite। ये एंगल्स वर्टिकली अपोजिट हैं इसीलिए इक्वल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं इसीलिए इक्वल हैं। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। यहां पर देखो बेटा 2 3 के सामने है, या कह सकते हो 3 2 के सामने है, आमने सामने है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे बाय VOA, मींस वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर हो गया। सर इसका एप्लीकेशन कैसे होगा सर, तो चलो उसको भी देखते हैं। इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं बेटा, देखो इसका अप्लाई कैसे होगा, इसका अप्लाई ऐसे होगा बेटा, जैसे आपको दे दिया एंगल 2 इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 3। इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 30, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल,
ओके, अब ये दोनों बराबर क्यों होते हैं सर, इसको भी बताइए। तो ठीक है, इसको जानते हैं, ये दोनों बराबर क्यों होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्यों बराबर होते हैं, चलिए देखते हैं। देखो बेटा, यहां पर दो लाइंस हैं, एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, क्लियर है, देयर आर टू लाइंस एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब यहां पर हम कुछ एंगल्स, यहां पे 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, इनको हम लोग लेट कर लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्यों इक्वल होते हैं, इसको प्रूव करने के लिए हमें लीनियर पेयर एंगल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर एंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होता है, और लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और हम यहां पर क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, हम प्रूफ करने जा रहे हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। ये हमें प्रूफ करना है क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो हमको इनको प्रूफ करना है कि ये दोनों क्यों बराबर होंगे। तो चलिए बेटा देखते हैं क्यों बराबर होंगे। सबसे पहले आप देखो, जो लाइन सीडी है, लाइन कौन सी है, जो लाइन सीडी है आपकी, लाइन सीडी ये कैसी लाइन है, इज आ स्ट्रेट लाइन। जो लाइन सीडी है वो कैसी है बेटा, स्ट्रेट लाइन है। हाँ सर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में बेटा देखो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, कौन से फॉर्म हो रहे हैं, 1 और 2, या हम कह सकते हैं 4 एंड 3, क्लियर है ना, 1 और 2 या हम कह सकते हैं 4 एंड 3। तो हम लेके चलते हैं 1 और 2, ठीक है, कि सर स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 है, एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 है, और ये दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर एंगल हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है। और सर इनका सम तो अभी आपने बताया था कि 180 होगा, इनका सम कितना बताया सर आपने अभी, 180 होगा। तो ठीक है बेटा, इसको हम नोट कर लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज यहां पे आप रीजन क्या दोगे, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर एंगल, LPA, लीनियर पेयर एंगल। पहली चीज क्लियर हो गई। इक्वेशन, इसको हम लेट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इतना क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। स्ट्रेट लाइन थी, यहां पर दो एंगल थे, दोनों जो लीनियर पेयर एंगल थे, इनका सम 180 हमने यहां पर लिखकर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लिया। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। अच्छा बेटा देखो, जो AB लाइन है, AB वो भी तो स्ट्रेट लाइन है, जो लाइन AB है वो भी कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। तो हम लिख सकते हैं AB इज आ स्ट्रेट लाइन, AB इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो इस पर देखो बेटा दो एंगल फिर फॉर्म हो रहे हैं, कौन कौन से, 1 और 4, 1 और कौन सा 4, 1 और 4, क्लियर हो गया। 1 और 4 जो दोनों भी आपके कैसे हैं, लीनियर पेयर एंगल है, तो इनका भी सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। रीजन क्या दोगे बेटा आप, एंगल 1 एंड एंगल 4 आर LPA, लीनियर पेयर एंगल। इतना क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया है। ओके, आगे देखो, आगे देखिए, ठीक है बेटा। अब हम लोग दो इक्वेशन हम लोग बना लिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब देखिए बेटा कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हमें क्या मिलता है, तो हम लोग लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में हम लोग देख रहे हैं कि देखो बेटा, इधर वाला जो इक्वल के इधर वाला पार्ट होता है ना बेटा, लेफ्ट साइड वाला, इसको लोग क्या बोलते हैं, LHS। क्या बोलते हैं बेटा, LHS बोलते हैं। और बेटा जो राइट हैंड साइड वाला है, इक्वल के उधर वाला पार्ट जो है, उसको लोग क्या बोलेंगे, RHS। इतना तो सभी बच्चों क्लियर होगा, LHS RHS। अब अगर हम कभी भी
दो इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो उसमें देखते हैं अगर किसी भी दो इक्वेशन के एलएचएस सेम है, एलएचएस कैसे है, सेम है, तो उनके आरएचएस भी कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और अगर आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी सेम हो जाएंगे। तो हमने यहां देखा कि दोनों इक्वेशन में इनके आरएचएस बिल्कुल सेम है, 180 डिग्री 180 डिग्री सेम है ना। तो इन दोनों इक्वेशन के जो एलएचएस है वो भी आपस में सेम हो जाएंगे, उनको भी हम इक्वल में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है, तो लिख देते हैं हम लोग एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखो बेटा ऐसे देखो आप, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल में है, 180 के इक्वल में। बिल्कुल सर सही कह रहे हैं आप। और जो 180 है उसके इक्वल में कौन है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 है ना। बिल्कुल, दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया, एक में ही मर्ज कर दिया, दोनों इक्वेशंस को एक में ही मर्ज कर दिया। अब ऐसे देखो बेटा, अगर ए बी के बराबर है, ए किसके बराबर है, ए तो बी के इक्वल है, और बी कह रहा है कि हम सी के इक्वल है। ए कह रहा है हम बी के इक्वल है और बी कह रहा है हम सी के इक्वल है। तो अगर ए डायरेक्ट बोलना चाहे तो ए कह सकता है कि हम डायरेक्ट सी के इक्वल है। ठीक है, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो इट मींस ए बी सी के बराबर होगा, नॉर्मल सी बात है। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगा रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 के बराबर है और एंगल 1 एंगल 4 भी 180 के बराबर है। तो ये दोनों पार्ट भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो उनको हम कैसे लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। क्लियर हो गया। अब आप देखो बेटा दोनों तरफ, एंगल 1 इक्वल के एलएचएस में और एंगल 1 इक्वल के आरएचएस में, दोनों साइड एंगल 1 हमें दिखाई दे रहा है, साइन भी सेम है, तो इसको हम लोग इजिली कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहां से बेटा हमें क्या मिला, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, जो हमको प्रूफ करना था। ये देखो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, और यहां से बेटा ये प्रूफ भी हो गया। सिमिलरली हम लोग एंगल 1 को एंगल 3 के भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल।